इंग्लिश ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश के लिए आज ही सब्सक्राइब करें। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास अंग्रेजी व्याकरण की एक ऐसी गुत्थी है जो सुनने में बहुत आसान लगती है लेकिन अच्छों को फंसा देती है। कल्पना कीजिए कि आपका दोस्त एक बहुत मुश्किल टेनिस मैच खेल रहा था और आखिर में वो जीत गया। अब आप किसी को ये कैसे बताएंगे? अच्छा सवाल है। क्या आप कहेंगे he could beat his opponent या फिर he was able to beat his opponent? और यही वो सवाल है जहां एक सामान्य अंग्रेजी बोलने वाले और एक जिसे कहते हैं माहिर बोलने वाले उनके बीच का फर्क पता चलता है। हाँ, दोनों वाक्य सुनने में लगभग एक जैसे हैं, लेकिन उनमें से एक सही है और दूसरा उस संदर्भ में पूरी तरह से गलत। बिल्कुल। और आज हम इसी कोड को क्रैक करने वाले हैं। हमारे पास स्रोत के तौर पर अंग्रेजी व्याकरण की एक किताब का पन्ना है जो इन नियमों को समझाता है। लेकिन हम इसे रटने नहीं वाले। कुड और बी एबल टू के बीच का असली खेल क्या है? तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें पहले अपने औजारों को समझना होगा। तो चलिए सबसे बुनियादी औजार से शुरू करते हैं। कैन। हाँ, कैन तो हम सब इस्तेमाल करते हैं, मतलब स्कूल से ही सीखते आ रहे हैं। हमारी जानकारी के हिसाब से इसके मुख्य रूप से 3 इस्तेमाल हैं: क्षमता यानी एबिलिटी, अनुमति यानी परमिशन, और संभावना यानी पॉसिबिलिटी। जैसे आई कैन स्विम, ये मेरी क्षमता है। या फिर यू कैन यूज माई फोन, ये अनुमति हो गई। और इट कैन गेट कोल्ड हियर इन द इवनिंग्स, ये एक संभावना है। इसका नेगेटिव भी सीधा है, कांट या कैनॉट। जैसे सॉरी आई कांट कम टू द पार्टी। हाँ, यहां तक तो सब ठीक है, कहानी में कोई मोड़ नहीं है। यहाँ तक तो सब बहुत सीधा साधा लगता है। लेकिन अब मेरा एक सवाल है। पूछिए। अगर कैन इतना ही अच्छा है तो फिर अंग्रेजी ने बी एबल टू को क्यों ईजाद किया? ये तो फालतू लगता है। हाँ, हमारे पास जब कैन और उसका पास फॉर्म कुड है तो एक और चीज की क्या जरूरत थी? एक किस समस्या को हल करने के लिए बनाया गया? अरे ये तो बहुत अच्छा सवाल है। मुझे भी हमेशा ये महसूस हुआ है कि ये थोड़ा जरूरत से ज्यादा है ना? स्रोत में इसका जवाब छिपा है। कैन की एक बहुत बड़ी सीमा है। अच्छा। उसके सिर्फ 2 ही रूप हैं, कैन प्रेजेंट और कुड पास्ट। इसका कोई फ्यूचर टेंस नहीं है, कोई इन्फिनेटिव फॉर्म नहीं है, मतलब कोई पार्टिसिपल फॉर्म भी नहीं है। कुछ नहीं। तो आप ये कह रहे हैं कि कैन एक बहुत ही यूजफुल टूल है, लेकिन ये हर जगह फिट नहीं होता। बिल्कुल। ये सिर्फ 2 साइज में आता है और यहीं पर बी एबल टू एक तरह के यूनिवर्सल अडाप्टर के तरह काम करता है। क्या बात है, यूनिवर्सल अडाप्टर। हाँ, ये ज्यादा लचीला है और इसे किसी भी काल या व्याकरणिक रूप में ढाला जा सकता है। बिल्कुल। बी एबल टू एक तरह का गैप फिलर है जो उन जगहों पर काम आता है जहां कैन फिट नहीं बैठता। जैसे मैं ये नहीं कह सकता आई वॉन्ट टू कैन फ्लाई। ये सुनने में ही कितना अजीब है। बहुत अजीब है। मुझे कहना होगा आई वॉन्ट टू बी एबल टू फ्लाई। सही पकड़े। या भविष्य की बात करते हुए आप आई विल कैन हेल्प यू नहीं कह सकते। नहीं, आपको कहना होगा आई विल बी एबल टू हेल्प यू टुमारो। बी एबल टू हमें भविष्य में क्षमता व्यक्त करने की आजादी देता है। स्रोत में एक और बहुत अच्छा उदाहरण है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। कौन सा? आई हैवंट बीन एबल टू स्लीप रिसेंटली। मतलब मैं हाल ही में सो नहीं पाया हूं। यहाँ कैन का कोई रूप काम ही नहीं कर सकता। हाँ, आई हैवंट कैन स्लीप तो कोई वाक्य ही नहीं है। बिल्कुल। और सिर्फ टेंसेस की बात नहीं है, ये दूसरे मॉडल वर्ब्स के साथ भी काम करता है। जैसे स्रोत में लिखा है, एप्लीकेंट्स फॉर द जॉब मस्ट बी एबल टू स्पीक 2 फॉरेन लैंग्वेजेस। आप मस्ट कैन स्पीक नहीं कह सकते। नहीं, 2 मॉडल्स एक साथ नहीं आते। बिल्कुल। तो मस्ट के साथ क्षमता जोड़ने के लिए बी एबल टू की जरूरत पड़ती है। अच्छा, तो बी एबल टू असल में कैन के लिए एक सॉफ्टवेयर पैच जैसा है जो इसे ज्यादा स्थितियों में काम करने लायक बनाता है। हाँ, ये कैन की कमियों को पूरा करता है। ये बात तो अब साफ हो गई। लेकिन असली उलझन तो तब शुरू होती है जब हम अतीत की बात करते हैं। वहां हमारे पास कुड है लेकिन वॉज वर एबल टू भी है। हाँ, और यहीं से व्याकरण दिलचस्प होना शुरू होता है। कुड की एक नहीं बल्कि दोहरी पहचान है। इसकी एक स्प्लिट पर्सनालिटी है। स्प्लिट पर्सनालिटी, ये सुनने में मजेदार है। कैसे? इसका पहला रूप तो बहुत सीधा है। स्रोत के मुताबिक कुड का इस्तेमाल हमारी इंद्रियों यानी सेंसेस से जुड़े शब्दों के साथ बहुत स्वाभाविक रूप से होता है। अच्छा। जैसे सी, हियर, स्मेल, टेस्ट, फील, रिमेंबर, अंडरस्टैंड। अच्छा, जैसे स्रोत में उदाहरण है, एज सून एज आई वॉक्ड इनटू द रूम आई कुड स्मेल गैस। यानी जैसे ही मैं कमरे में घुसा मुझे गैस की गंध आई। यहाँ ये बताया जा रहा है कि उसे एक पल में मुझ में गंध सूंघने की क्षमता आ गई थी। बिल्कुल। या फिर आई वॉज सो टायर्ड आई कुडंट अंडरस्टैंड वॉट ही वॉज सेइंग।
मैं इतना थका हुआ था कि मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या कह रहा है। अच्छा। यहाँ समझने की क्षमता के बारे में बात हो रही है। इस तरह के वाक्यों में कुड का इस्तेमाल बहुत आम है। ठीक है, ये तो हुआ इसका एक रूप। इसकी दूसरी पर्सनालिटी क्या है? इसकी दूसरी और ज्यादा आम पर्सनालिटी है अतीत की किसी सामान्य क्षमता को बताना। जनरल एबिलिटी। सामान्य क्षमता मतलब कोई ऐसा काम जो कोई व्यक्ति अतीत में आमतौर पर कर सकता था। ये उसका हुनर था, उसकी काबिलियत थी। स्रोत का दादाजी वाला उदाहरण यहाँ एकदम फिट बैठता है। माई ग्रैंडफादर कुड स्पीक 5 लैंग्वेजेस। मेरे दादाजी 5 भाषाएं बोल सकते थे। ये उनकी एक सामान्य काबिलियत थी जो उनके पास हमेशा थी। किसी एक दिन की बात नहीं है। नहीं। एकदम सही। या जैसे कोई कह सकता है When I was a kid, I could climb any tree. जब मैं बच्चा था तो मैं किसी भी पेड़ पर चढ़ सकता था। ये आपकी एक जनरल एबिलिटी थी। हाँ। यहाँ तक कुड का इस्तेमाल बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन अब हम उस मोड़ पर आ गए हैं जहां असली टक्कर होती है। बिल्कुल। हाँ, अब आता है इस चर्चा का सबसे अहम पड़ाव, वो शोडाउन जिसके लिए हमने ये सब तैयारी की है। कुड बनाम was were able to। ये वो बारीक अंतर है जो अक्सर पकड़ में नहीं आता। तो हमारे उस टेनिस मैच वाले दोस्त पर वापस आते हैं। पीट ने बहुत अच्छा खेला, लेकिन माइक उसे हराने में कामयाब रहा। ठीक। तो माइक वॉज एबल टू बीट हिम सही क्यों है और माइक कुड बीट हिम गलत क्यों? ये इस पूरी चर्चा का दिल है। नियम ये है, कुड का प्रयोग हम अतीत की सामान्य क्षमता के लिए करते हैं। मतलब किसी में कुछ करने का हुनर था, लेकिन was were able to का प्रयोग हम अतीत में किसी एक खास मौके पर कुछ करने में मिली सफलता के लिए करते हैं। एक खास मौके पर। हाँ, यानी कोई मुश्किल काम सफलतापूर्वक पूरा किया गया। अच्छा, तो कुड सिर्फ क्षमता या पोटेंशियल बताता है, जबकि was were able to उस काम के सफल होने की पुष्टि करता है, उसका प्रूफ देता है। आपने बिल्कुल सही समझा। चलिए माइक वाले उदाहरण को फिर से देखते हैं। हाँ। स्रोत का पहला वाक्य है माइक वॉज एन एक्सीलेंट टेनिस प्लेयर, ही कुड बीट एनीबडी। यहाँ कुड का इस्तेमाल हुआ है क्योंकि हम उसकी सामान्य काबिलियत की बात कर रहे हैं। सही। उसके पास ये हुनर था कि वो किसी को भी हरा सकता था। ये तो उसकी जनरल स्किल की बात हो गई, लेकिन जब हम उससे एक खास मैच की बात करते हैं जो कल हुआ, तब कहानी बदल जाती है। दूसरा वाक्य है पीट प्लेड वेरी वेल बट माइक वॉज एबल टू बीट हिम। यहाँ हम एक अकेली घटना की बात कर रहे हैं। जरूर। मैच मुश्किल था, लेकिन माइक ने उस चुनौती को पार किया और जीत हासिल की। अच्छा। वॉज एबल टू हमें बताता है कि उसने सिर्फ अपनी क्षमता नहीं दिखाई, बल्कि वो जीतने में कामयाब हुआ। अगर हम यहाँ कहते माइक कुड बीट हिम, तो उसका क्या मतलब निकलता? उसका मतलब होता कि माइक में पीट को हराने की क्षमता थी, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो सच में जीता हो। ओह। हो सकता है वो हार गया हो, लेकिन उसमें काबिलियत थी। वॉज एबल टू इस सारे शक को मिटा देता है और परिणाम की घोषणा करता है, वो जीता। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा अंतर है। मतलब गलत शब्द का इस्तेमाल पूरे वाक्य का मतलब बदल सकता है। बिल्कुल। स्रोत में आग वाला उदाहरण तो इसे और भी ज्यादा ड्रामेटिक बना देता है। हाँ, वो उदाहरण इस नियम को दिमाग में हमेशा के लिए बिठा देता है। द फायर स्प्रेड थ्रू द बिल्डिंग वेरी क्विकली, बट फॉर्चुनेटली everybody was able to escape। आग बहुत तेजी से फैली। बिल्कुल। यहाँ was able to ये पक्का कर रहा है कि सब लोग सुरक्षित बाहर निकल गए। ये एक सफल परिणाम है। और अगर मैं यहाँ गलती से कह देता कि everybody could escape, तो ये एक बहुत बड़ी और खतरनाक गलती होती है। everybody could escape का मतलब ये हो सकता है कि उनके पास भागने का रास्ता था, भागने की क्षमता थी, लेकिन हो सकता है कि वे भागे ही ना हो और अंदर ही फंसे रह गए हों। ये सिर्फ एक संभावना बताता है, हकीकत नहीं। बाप रे! तो अगर मैं कहता द डोर वाज लॉक्ड बट आई कुड ओपन इट, तो ये गलत होता। हाँ, मुझे कहना चाहिए आई वॉज एबल टू ओपन इट। बिल्कुल, क्योंकि आप एक खास मौके पर ताला खोलने में सफल हुए। आई मैनेज टू ओपन इट भी कह सकते हैं, जिससे ये और ज्यादा स्पष्ट होता है कि इसमें मेहनत लगी। अच्छा। वॉज एबल टू और मैनेज टू यहाँ लगभग एक ही काम करते हैं। तो ये नियम साफ है, जब भी अतीत में किसी एक मौके पर मिली सफलता की बात हो, तो सकारात्मक वाक्यों में हमेशा was were able to का इस्तेमाल करना है, could का नहीं। लेकिन क्या इसमें भी कोई पेच है? हाँ, एक दिलचस्प मोड़ है, और ये अच्छी खबर है। अच्छा। ये सारा कंफ्यूजन सिर्फ सकारात्मक वाक्यों के लिए है, पॉजिटिव सेंटेंसेस। जब बात नकारात्मक वाक्यों की आती है तो नियम बदल जाता है। अच्छा, नकारात्मक में क्या होता है? क्या वहां भी wasn't able to और couldn't में कोई फर्क है?
नहीं, नकारात्मक वाक्यों में couldn't का इस्तेमाल सामान्य और विशेष दोनों ही स्थितियों के लिए किया जा सकता है। अरे वाह! ये एक यूनिवर्सल फेलियर शब्द की तरह काम करता है। आपको wasn't, weren't able to इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, हालांकि वो भी सही है, पर couldn't कहीं ज्यादा आम और स्वाभाविक है। तो मतलब नेगेटिव में जिंदगी आसान हो जाती है। जैसे स्रोत का उदाहरण है, My grandfather couldn't swim। ये उनकी एक सामान्य अक्षमता थी। सही। और एक विशेष स्थिति का उदाहरण भी है, We looked for David everywhere, but we couldn't find him। हमने डेविड को हर जगह ढूंढा पर हम उसे ढूंढ नहीं पाए। हाँ, ये एक खास मौके पर मिली असफलता है, लेकिन यहाँ भी couldn't का प्रयोग बिल्कुल सही है। हमें We weren't able to find him कहने की जरूरत नहीं है। और हमारे टेनिस मैच वाले उदाहरण में भी अगर पीट हार गया तो हम कह सकते हैं पीट प्लेड वेल बट ही कुडंट बीट माइक। बिल्कुल, ये भी एक विशेष मैच की बात है और यहाँ couldn't एकदम सही बैठता है। तो नियम ये बनता है कि सकारात्मक वाक्यों में जनरल वर्सेस स्पेसिफिक का ध्यान रखना है, लेकिन नकारात्मक वाक्यों में कुडंट हर स्थिति में आपका साथ देगा। एकदम। ठीक है, इस पूरी गहरी पड़ताल का सार क्या है? अगर हम इसे कुछ मुख्य निकातों में समेटना हो तो वो क्या होंगे? जरूर, चलिए इसे समेटते हैं। पहला, कैन। ये वर्तमान की क्षमता और अनुमति के लिए है, सीधा और सरल। बिल्कुल। दूसरा, be able to। ये कैन का स्विस आर्मी नाइफ वर्जन है। ये ज्यादा लचीला है और किसी भी काल या व्याकरणिक संरचना में क्षमता बताने के काम आता है, खासकर भविष्य में या दूसरे मॉडल्स के साथ। तीसरा, कुड। इसका मुख्य काम अतीत की सामान्य क्षमता बताना है, किसी का हुनर या काबिलियत। वह बहुत तेज दौड़ सकता था। सही। और चौथा और सबसे अहम, was were able to। इसका इस्तेमाल अतीत में किसी एक खास मौके पर मिली सफलता के लिए होता है। सिर्फ सफलता? हाँ, ये सिर्फ क्षमता नहीं बल्कि परिणाम बताता है। ताला जाम था पर मैं उसे खोलने में कामयाब रहा। और आखिर में पांचवा, couldn't। यह अतीत में किसी भी तरह की असफलता के लिए काम करता है, चाहे वो सामान्य अक्षमता हो या किसी विशेष मौके पर मिली नाकामी। यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्या बेहतरीन सारांश है। ये सिर्फ व्याकरण के नियम नहीं है, ये अपनी बात को ज्यादा सटीक और स्पष्ट रूप से रखने का एक तरीका है। ये जानना कि कब कुड कहना है और कब was able to एक सामान्य वक्ता और एक कुशल वक्ता के बीच का अंतर बताता है। बिल्कुल। इन बारीकियों से ही भाषा में जान आती है और आपका संवाद ज्यादा प्रभावशाली बनता है। बिल्कुल, ये छोटी छोटी बातें ही बड़ा फर्क पैदा करती हैं। एक आखिरी विचार है जिस पर श्रोता सोच सकते हैं। बताइए। आज हमने अतीत की क्षमता बताने वाले कुड की बात की, लेकिन उस कुड के बारे में क्या जो भविष्य की एक काल्पनिक संभावना को दर्शाता है। ये एक दिलचस्प दिशा है। मतलब जैसे इस वाक्य में, इफ आई हैड मोर टाइम आई कुड लर्न टू प्ले द पियानो। अगर मेरे पास ज्यादा समय होता तो मैं पियानो बजाना सीख सकता था। यहाँ कुड का अर्थ अतीत की सच्चाई से बदलकर भविष्य की एक काल्पनिक संभावना में कैसे बदल जाता है, ये सोचने वाली बात है कि एक ही शब्द कैसे अलग अलग संदर्भों में इतने अलग अलग रंग दिखा सकता है। सही बात है। यह दिखाता है कि भाषा सिर्फ नियमों का एक सेट नहीं है, बल्कि अर्थ और संदर्भ का एक खूबसूरत जाल है।